नमस्कार मित्रों, मेरे बाग भारत इस चैनल में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार तिवारी आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ वर्ग 3 और यूपी टेट के लिए अपठित गद्यांश सी टेट के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो आप सब इसको पढ़ करके प्रश्न का उत्तर करिए। सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि जो गद्यांश और पद्यांश होते हैं इसको आप 2-3 बार पढ़ लें अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद जो है तो प्रश्न पढ़ के और फिर गद्यांश से ही चुन करके प्रश्न करिए। हम चलते हैं पाठ में। अधोलिखितान गद्यांशान पठित्वा एतदाधारित प्रश्नानाम् उत्तराणि यथा निर्देशम निम्नलिखित गद्यांशों को निर्देशम लिखित कहते हैं कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़ करके इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। पहले इस गद्यांश को आप पढ़ लें अच्छी तरह से, इसके बाद फिर हम प्रश्न में चलते हैं। भारतस्य उत्तरस्यां दिशि हिमालयः पर्वतः अस्ति। स भारतस्य मुकुटमणिः इव शोभते। सः शत्रुभ्यः अस्मान् रक्षति। अस्य दक्षिणपूर्वदिशयोः समुद्रौ स्तः सागरः भारतमातुः चरणौ प्रक्षालयति इव अस्माकं देशे अनेके पर्वताः सन्ति। अत्र अनेकाः नद्यः प्रवहन्ति। नद्यः पानाय जलं यच्छन्ति। ताः नद्यः देशे सस्यम् अपि सिञ्चन्ति। एवं ताः अस्माकम् उदरपूरणीयम् अन्नं जलं च यच्छन्ति। अभी ये आपने पढ़ लिया। अब चलते हैं प्रश्न में। उपर्युक्त गद्यांशस्य उचितं शीर्षकं लिखत। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखो। उत्तर हिमालय। तो इसका जो उचित शीर्षक क्या होगा? हिमालय होगा। आगे है हिमालय केन अस्मान् रक्षति। तो हम पाठ में चलते हैं। क्या कह रहा है कि हिमालय केन अस्मान् रक्षति, हिमालय किससे हमारी रक्षा करता है। तो हम यहाँ पाठ में देखेंगे, यहाँ प्रश्न है, देखेंगे कि वहाँ पे 4 उत्तर रहेंगे, तो आपको 4 में से एक करना है। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। पहले देखेंगे कि शत्रु कहाँ पे आया है। तो आप देखिए पाठ में हम चल रहे हैं। परिषद में भारतस्य उत्तरस्यां दिशि हिमालयः अस्ति, पर्वतः अस्ति। सः भारतस्य मुकुटमणिः इव शोभते। सः शत्रुः अस्मान् रक्षति। तो यहाँ पे क्या आया? शत्रु आया। प्रश्न क्या पूछ रहा है? आप प्रश्न में जाइए। तो क्या कह रहा है कि हिमालयः केन अस्मान् रक्षति। तो यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा? आपको उत्तर यहाँ पे हमको मिल गया, शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है। तो यहाँ पे आप देखिए उत्तर में भी शत्रु ही लिखा हुआ है। तो आप इस प्रकार पढ़ करके अच्छी तरह से उत्तर दीजिए। आगे देखिए, संस्कृत पठित गद्यांश कक्षा 7 का प्रश्न है। देशे सस्यः कः सिंचति। देश में फसल कौन सींचता है। तो हम यहाँ पे चलें पढ़ेंगे। देखिए, तो हम यहाँ से चलते हैं। अस्य दक्षिण पूर्व दिशयोः समुद्रौ स्तः सागरः भारतमातुः चरणौ प्रक्षालयति इव अस्माकं देशे अनेकाः पर्वताः सन्ति। अत्र अनेकाः नद्यः प्रवहन्ति। यहाँ से आप देखिए, नद्यः पानाय जलं यच्छन्ति। ठीक है। ताः नद्यः देशे सस्यम अपि सिंचन्ति। सस्यम आ गया यहाँ पे। तो सस्यम यहाँ पे उत्तर क्या दिया है? देखिए आप सीधे जाइए पाठ में। क्या प्रश्न पूछ रहा है? ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि देशे सस्यः का सिंचति, कौन सिंचता है। तो यहाँ आपको उत्तर हो जाएगा नद्यः। क्या हो जाएगा? नद्यः। आगे देखिए, पाठ में ही उत्तर है इसके। हिमालयः भारतस्य कस्यां दिशि वर्तते। अभी आप सीधे ऊपर जाइए। पहले ही पाठ में कह दिया उत्तरस्यां दिशि। देखिए, भारतस्य उत्तरस्यां दिशि मन दिशा में। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा आपका उत्तरस्यां दिशि, उत्तर दिशा में। किस दिशा में? ये देखिए यहाँ पे उत्तर आ गया। हिमालयः भारतस्य कस्यां दिशि वर्तते। हिमालय भारत की कौन सी दिशा में है? तो उत्तरस्यां दिशि। किस उत्तर में? कहाँ पे है ये? उत्तर दिशा में है।
अपठित गद्यांश नंबर जो प्रश्न 5 देखिए इसका, भारतस्य मुकुटमणि इव कः शोभते, भारत की मुकुटमणि के समान कौन शोभा देता है। तो इसका आप सीधे अब जाइए ऊपर जाइए और देखिए कौन है भारत का मुकुट। तो आप पद्यांश को देखिए, भारतस्य उत्तरछम से हिमालय पर्वत हस्ति सह, यहाँ देखिए यहाँ पे कह दिया ना, सह भारतस्य मुकुटमणि इव शोभते, क्या होता है, मुकुटमणि की तरह वह शोभितवान है। सा से किसका, हम सा से किसको लेंगे, सा से हम लेंगे हिमालय को, किसको लेंगे, हिमालय को। तो हिमालय यहाँ पे आपको उत्तर आएगा, देखिए आप यहाँ पे हिमालय ही उत्तर दिया है। तो इस प्रकार आप पहले अच्छी तरह से पढ़ लें गद्यांश को, फिर आप उसको सॉल्व करिए, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हम दूसरे, जितना अभ्यास आप करेंगे उतना जो है आपकी पकड़ मजबूत होगी और आप अच्छे से कर सकेंगे। तो आप अभ्यास करिए, जम के पढ़ाई करिए, जिससे कि वर्ग 3 और जो यूपी टेट इत्यादि में पूछा जाता है आराम से आप कर सकें। विवेकानंद से जन्म कोलकाता, हम अगले अपठित गद्यांश में चलते हैं। तो विवेकानंद से जन्म कोलकाता कलकत्ता महानगरे अभवत्, बाल्यकाले अस्य नाम नरेंद्र इति आसीत्, नरेंद्रस्य पितुः नाम विश्वनाथदत्तः, मातुः नाम च भुवनेश्वरी आसीत्। सः रामकृष्ण परमहंसस्य शिष्यः आसीत्, विवेक प्राप्य सः एव नरेन्द्रः विवेकानन्दस्य नाम्ना प्रसिद्धः अभवत्। सः समाजसुधारकः, भारतीयसंस्कृतेः रक्षकः, जनप्रेरकः च आसीत्। अगर आपका ऑनलाइन पेपर नहीं हो रहा है तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपका ऑफलाइन है और आप जो है तो पेपर दे रहे हैं तो पहले आप टिक कर लीजिए। जैसे विवेकानंद से जन्म कलकत्ता महानगरे भवत्, तो कहाँ हुआ था, आप कलकत्ता में टिक कर लीजिए, जन्म हुआ था। बाल्यकाले अस्य नाम नरेंद्र, यहाँ पे बाल्यकाले क्या नाम था, नरेंद्र था। नरेंद्र से पितुः नाम विश्वनाथ, इसको टिक करिए। मातुः नाम भुवनेश्वरी था, किसके शिष्य थे, ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ये चीज़ आपको क्या करना चाहिए, गोला कर लेना चाहिए या टिक कर लेना चाहिए। कंप्यूटर से आप दे रहे हैं ऑनलाइन पेपर तो आपको जो है तो इसको मार्क कर देना चाहिए। जो अच्छा कंप्यूटर चलाते हैं लोग इसको मार्क कर लेते हैं ऐसे, जो अच्छे, क्योंकि जब हम पाठ को खोलेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे है। तो जैसे अब यहाँ पे इन्होंने कह दिया, ठीक है, ये क्या थे, जनप्रेमी थे, इसको भी आपको जो है टिक कर लेना है। तो जो आप पढ़ रहे हैं इसको 3 बार पढ़िए। मैं ये कहता हूँ कि आप गद्यांश कोई भी पढ़ते हो, चाहे संस्कृत का हो चाहे हिंदी का हो, कम से कम 3 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 बार। अगर आपके पास समय है, 3 घंटा का पेपर है तो बहुत बढ़िया है। अगर कम समय है तो आप 2 बार पढ़िए, 1 बार पढ़िए, उसको समझते जाइए। अब देखिए हम चलते हैं इनके प्रश्नों में। अपठित गद्यांश संस्कृत में प्रश्न, अपठित गद्यांश संस्कृत में प्रश्न। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि उपर्युक्त गद्यांशस्य उचितम शीर्षकम लिखत, ठीक है। तो इस उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। यहाँ पे लिखते गलत लिखा है, लिखत होना चाहिए या लिखत होना चाहिए या लिखित होना चाहिए। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, इसका है विवेकानंद, क्योंकि निक विषम कहा गया। आगे देखिए, अपठित गद्यांश की इच्छा है, विवेकानंद से जन्म कस्मिन् महानगरे भवत्, विवेकानंद का जन्म किस महानगर में हुआ। तो आप सीधे पाठ में जाइए, ठीक है। अभी इसको उत्तर आप जान रहे हैं, लेकिन आप जो है इसको सीधे आप पाठ में जाइए और यहाँ से पढ़ डालिए। विवेकानंद से जन्म कोलकाता, कहाँ हुआ था, कोलकाता, ठीक है, महानगरीय भवती, आपका प्रश्न यहाँ मिल गया। अब इसको टिक किए, फट से लगा दिए आप, उत्तर इसका हो जाएगा आपका कोलकाता, ठीक है। आगे चलते हैं हम तीसरे पाठ में चलते हैं हम प्रश्न में। अपठित गद्यांश तीसरा है प्रश्न इसका, बाल्यकाले विवेकानंदस्य किम नाम आसीत्, तो इसका क्या नाम था। आप सीधे आप पाठ में जाइए, वहाँ आप मत देखिए, सीधे पाठ में जाइए और पाठ में जा करके आप देखिए कि इनका बाल्यकाल क्या दिया है, पितु नाम क्या था, ये था, माता का नाम ये था, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ शुरू में ही, बाल्यकाले अस्य नाम नरेंद्र आसीत्, क्या था, नरेंद्र इति आसीत्, नरेंद्र था। तो इस प्रकार आप सीधे जाइए, सबसे नीचे जाइए जहाँ क्वेश्चन था वहाँ पे आप जा करके और यहाँ पे नरेंद्र ये टिक मार दीजिए। 4 क्वेश्चन रहेंगे, नरेंद्र जहाँ लिखा रहेगा वहाँ पे उसको टिक कर दीजिएगा। बस आगे चलते हैं।
रामकृष्ण परमहंस शिष्य कह आशेत। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? सीधे पाठ में जाइए, आप कहीं नहीं जाना है आपको, सीधे पाठ में जाइए। सह राम, सह माने कौन? नरेंद्र यानी कि विवेकानंद। किसके शिष्य थे? रामकृष्ण से परमहंस शिष्य आशित। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको? हो जाएगा नरेंद्र या विवेकानंद। अब देखिए क्या हो गया इसका उत्तर, यहाँ पे देखिए सीधे दे दिया ना, विवेकानंद, टिक कर दिए हम। आगे देखिए, नरेंद्र से पितुः नाम की माशित, और नरेंद्र के पिता क्या नाम था? तो हमने बताया कि आप माता पिता को टिक करिए, उनके बचपन का नाम टिक करिए। विश्वनाथ दत्ता, सीधे यहाँ पे दिया हुआ है, पितुः नाम विश्वनाथ दत्ता। अब ये देख लीजिए आप, यहाँ पे दिया होगा क्या दिया है? विश्वनाथ दत्ता। तो इस प्रकार आप अच्छी तरह से पढ़ करके और फिर उसी से प्रश्न निकालिए। संस्कृत का गद्यांश बहुत ही सरल होता है, बस आपको पढ़ करके उसको समझना है। थोड़ा पद्यांश में क्या होता है पढ़ने में, क्योंकि उसका जो है तो पद पदार्थ मिलाना पड़ता है, अन्वय और करना पड़ता है, तो उसमें आदमी थोड़ा चूक सकता है, लेकिन इसमें नहीं चूक सकता। इसमें अच्छी तरह से आप पढ़ें तो अच्छा क्वेश्चन कर लेंगे। हिंदी से सरल होता है ये संस्कृत का, क्योंकि उसमें आपको बस क्रियापद और कर्तृपद जो कुछ पूछ रहा है उसको मिला करके आपको प्रश्न करना होता है। आगे देखिए तीसरे गद्यांश में हम लोग चलते हैं। नगरस्य पूर्व भागे एकम उद्यानम अस्ति। अब यहाँ पे आप टिक करते जाइए कि नगरस्य पूर्व भागे, नगर किस भाग में था? पूर्व भाग में था। एकम उद्यानम क्या था? उद्यान था। उद्याने विविधा वृक्षाः पादपाः लताः च सन्ति। उद्यान में क्या थे? विविधा माने अनेक प्रकार के, पादवा माने वृक्ष, वृक्षाः पादवाः लताः च सन्ति। क्या था? वृक्ष थे, पादपा थे और लताएं थे। वृक्षाः मधुराणि फलानि यच्छन्ति। तो वृक्ष क्या देते थे? मधुर फल देते थे। ठीक है इसके बाद देखिए, इमे आमर वृक्षाः सन्ति, आम वृक्षे पिकः तिष्ठति, पिकः मधुरं गायति, पादपेषु लतासु च पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पेषु सुगन्धि भवति, अतः पुष्पेषु भ्रमराः तिष्ठन्ति, पुष्पाणां रसं पिबन्ति, मधुरेण स्वरेण च गुंजति। अब इसका आपको देखना है क्या है कि संस्कृत अपठित गद्यांश, ये उपयुक्त गद्यांशस्य उचितम श्रेष्ठम लिखत। तो इसमें उद्यान शब्द आया है तो उद्यान हो जाएगा इसका। आगे हम चलते हैं। नगर से पूर्वे भागे किम अस्ति। नगर के पूर्व भाग में क्या है? तो हम सीधे यहाँ पे चलेंगे पाठ में। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, शुरू में ही लिखा है, नगरस्य पूर्व भागे एकम उद्यानम अस्ति। क्या है? एक उद्यान है, तो ये उद्यान सही हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, तो ये दिया यहाँ पे नगरस्य पूर्व भागे अस्ति, तो क्या हो जाएगा? उद्यानम, बाग यानी बगीचा। सुगंधि केसु भवति, सुगंध किसमें होती है? हम सीधे यहाँ चलेंगे, देखेंगे कहाँ किसमें आ रहा सुगंध। तो यहाँ पढ़ेंगे, उद्याने विहिता वृक्षा पादपा लता च सन्ति, वृक्षाः मधुराणि फलानि यच्छन्ति, में आम वृक्षाः सन्ति, आम वृक्षे पिकः तिष्ठति, पिकः पिक माने होता है कोयल, पिकः मधुरम गायति। ठीक है। पादपेषु लतासु च पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पेषु सुगन्धितं भवति, पुष्पेषु सुगंधि भवति, पुष्पों में सुगंध होती है। ये यहाँ पे उत्तर आपका आ गया। आप देख लीजिए किसमें सुगंध होती है, तो पुष्पों में हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा पुष्पेषु, किसमें होती है सुगंध? पुष्पेषु, पुष्पों में सुगंध होती है। आगे हम चलते हैं। पिकः कुत्र तिष्ठति। ठीक है, पिक कहाँ पे रहते हैं? तो हम यहाँ पे सीधे चलेंगे, पिकः कुत्र तिष्ठति, पिक कहाँ रहते हैं? पिकः, यहाँ पे देखिए, इमे आम वृक्षाः सन्ति, आम वृक्षे पिकः तिष्ठति। कौन रहते हैं आम वृक्ष में? पिक यानी कि कोयल रहते हैं। आगे हम चलते हैं। पुष्पेषु के तिष्ठन्ति, पुष्पों पर कौन बैठते हैं? अब यहाँ पे आ गया पुष्प, क्या आ गया? पुष्प आ गया ना। तो हम यहाँ पे देखें पुष्पों में कौन बैठते हैं, तो पुष्पों में हम पाठ में चलेंगे, पहले पाठ में देखेंगे। तो ये पाठ आपका आ गया, हाँ एक मिनट, अब देख रहे हैं पुष्पों में कौन बैठते हैं? पुष्पेषु भ्रमराः तिष्ठन्ति, पुष्पेषु भ्रमराः तिष्ठन्ति। तो भ्रमर माने होता है आपका भ्रमर, जो पुष्प में बढ़ता है रस उसका लेता है, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हमारा यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पे भ्रमरा होगा, भ्रमरा। कौन रहते हैं? भ्रमर रहते हैं। आगे हम चलते हैं आपका
बने एकः सिंहः, ये गद्यांश है, चौथा गद्यांश है। तो बने एकः सिंहः निवसति स्म, वन में एक सिंह रहता था। सिंहः गुहायां शयनं करोति स्म, वह एक कंदरा में शयन करता था। कोऽपि मूषकः तत्र आगत्य सिंहस्य शरीरे अधावत्। कोऽपि माने कोई, मूषक माने मूषक, ठीक है। तत्र माने वहाँ पर, आगत माने आकर के, शरीर में, अधावत माने धावा बोल दिया। कुपितः सिंहः मुष्कं करैः गृह्णाति, मुष्कः निवेदयति मां मा मारय अहं ते सहायता करिष्यामीति। सिंहः हसन् वदत् लघुमूषकः मम सहायता करिष्यति। एकदा सिंहः जाले पतत्, सः उच्चैः अगर्जत्। तस्य गर्जनं श्रुत्वा मूषकः आगच्छत्, सः जालं दन्तैः अकर्तयत्। बन्धनमुक्तः सिंहो वदत् मित्रं तु लघु अपि वरम। ठीक है, तो इसका अब देखिए क्या हो जाएगा। इसका सबसे पहले क्या है आपका, उपर्युक्त गद्यांश सूचितम शेषकम लिखत। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शेषा लिखिए। तो इसका हो जाएगा सिंह मूषकौ, चूहा और मूषक। ठीक है, आगे हो जाएगा मूषकः जालम कई अकर्तयत, चूहे ने जाल किससे काटा। तो यहाँ पे हो जाएगा किससे काटा, आप देख सकते हैं। आप सीधे गद्यांश में जाइए और यहाँ जाके देखिए क्या लिखा है। मूषकः जो है तस्य गर्जनम श्रुत्वा मूषका अगच्छत, सह जालम दंतैः, क्या आ गया, क्या उत्तर दिया, दंतैः माने दांतों से, अकर्तयत माने काटा। तो यहाँ पे देखिए आ गया दंतैः ही आ गया। आगे देखिए, सिंहः कुत्र शयनम करोति स्म, सिंह कहाँ सो रहा था। तो आप सीधे पाठ में जाइए और शुरू में ही लिखा है गिरिगुहाम, ये लिखा है ना, गुहाम शयनम करोति। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा गुहायाम। अब देखिए यहाँ पे गुहायाम लिखा है, देखिए गुहायाम लिखा हुआ है, आपका ये सही हो गया। सिंह से शरीर का अधावत, सिंह के शरीर में कौन दौड़ने लगा। तो इसमें जो है तो देखना है आपको, सिंह के शरीर के ऊपर कौन अधावत, कौन माने हमला किया। तब कोऽपि मूषकः तत्र आगत्य सिंहस्य शरीरे अधावती आ गया यहाँ पे। तो कौन था, तत्र मूषकः, मूषका हो जाएगा यहाँ पे, क्या होगा, मूषका। देखिए ये देखिए, सिंह शरीरे कहा धावत, तो यहाँ पे हो जाएगा मूषका, मूषका माने चूहा। एकदा जाले कहा पतत, तो एकदा जाल में कौन फंसा। आप देखिए यहाँ पे, आप पाठ में जाइए सीधे। तो एकदा शब्द कहाँ दिया हुआ है, आप उसको देखिए पहले। तो ये हो गया एकदा, देखिए यहाँ पे आ गया एकदा, एकदा, ठीक। एकदा सिंह जाले पतत, कौन, सिंघा, उत्तर हो जाएगा आपका सिंघा। अब देखिए सीधे आप जाइए और देखिए उत्तर सही है कि नहीं। ये देखिए सिंघा, आपका उत्तर सही हो गया। इस प्रकार आप खूब अभ्यास करिए संस्कृत का, हिंदी का, क्योंकि मैं आपसे बता दूं कि जिसका भाषा लगा है वो 60 नंबर में से अगर 50 नंबर करता तो बहुत है। उससे आप टारगेट बताइए कि हमारा 55 से 56-57 क्वेश्चन तक ठीक जाए। तो आप मजबूत करिए अपना विषय। वर्ग 3 वालों के लिए तो बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि अब पाठित गद्यांश से ही प्रश्न बनने हैं। उसी से संधि समास भी पूछ सकता है, उसी से कार्य पूछ सकता है। तो आप मेहनत करिए, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और मैं विश्वास दिलाऊं कि मैं अब इसमें आपका पाठ प्रारंभ कर दिया हूं वर्ग 3 का, तो ये आपको नियमित मिलेगा। और इसमें हिंदी भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा मनोविज्ञान भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा, पर्यावरण का पार्ट भी आपको थोड़ा कुछ दूंगा। लेकिन ज़्यादा आपको संस्कृत ही मिलेगी, क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, संस्कृत का अध्यापक हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा संस्कृत में ही जोड़ दूंगा। और मेरा चैनल भी संस्कृत को ही समर्पित करके बनाया गया है। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसमें हम TGT और LT का पाठ्यक्रम भी चला रहे हैं, जल्द ही उसकी आपको वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। तो अभी वर्ग 3 का फॉर्म डल रहा है मित्रों, तो आप सब जा करके डाल दें। 28 तारीख का लास्ट डेट है, तो आप सब इसको समय के पहले जा करके फॉर्म अपना जो है तो डाल दें। और इसमें भाषा 1, भाषा 2, अपने जिसके जो विषय लगा हुआ है, जिसका हिंदी अच्छा लगा है वो हिंदी ले सकते हैं, और संस्कृत उसके साथ ले सकते हैं। जिनका अंग्रेजी लगा है तो हिंदी और अंग्रेजी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, जिसको जैसे सुविधा के अनुसार। आगे देखिए आपका, तो अगर जिसका संस्कृत और हिंदी दोनों में अच्छा लगा है तो एक विषय में संस्कृत ले ले और एक विषय में एक भाषा में अपना जो है तो हिंदी ले ले, तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब आप देखिए आगे हम चलते हैं गद्यांश में। कस्मिंश्चित् राज्ये
कस्मिंश्चित् राज्ये कोऽपि नृपः शासनं करोति स्म। एकः स्वामिभक्तः वानरः तस्य अङ्गरक्षकः आसीत्। वानरः मूर्खः आसीत्। एकदा सुप्तस्य नृपस्य वानरः व्यजनं करोति स्म। एका मक्षिका तस्य ग्रीवायाम् अतिष्ठत्। वानरः मक्षिकाम् अपसारयितुं खड्गेन प्रारम्भम् अकरोत्। मक्षिका तु उड्डीयते स्म, परन्तु खड्गप्रहारेण नृपस्य ग्रीवा अच्छिन्नत्। अब इसका देखिए बहुत अच्छी कहानी है। इसका थोड़ा मैं हिंदी अर्थ बता दूं कि कोई किसी राज्य में एक नृप राज करता था। वह स्वामी भक्त, तो उसके पास एक स्वामी भक्त, बहुत ज़्यादा स्वामी भक्त करने वाला वानर था, उसका अंगरक्षक था। तो वानर मूर्ख आसीत्, वह वानर क्या था, मूर्ख था। तो एक बार जो है तो सोए हुए राजा का पहरा दे रहा था वह वानर, और राजा के ऊपर एक मक्खी जो है तो भिनभिना रही थी, उड़ रही थी। तो उसने राजा को डिस्टर्ब करता हुआ देख करके मक्खी के ऊपर तलवार से प्रहार किया। मच्छी वहाँ भागने लगी और वो जाके राजा के नाक में बैठ गई। तो बंदर ने राजा ना आओ देखा ना ताव देखा, उसी राजा के नाक में ही तलवार मार दिया। तो वो तोड़ गई और राजा का नाक कट गया। तो इस प्रकार जो है आप इससे प्रश्न पूछेगा, आप इसको पढ़ लीजिए 2 बार 3 बार। देखिए सबसे पहले क्या है, कस्य रक्षणे अस्माकं रक्षणं भविष्यति, प्रश्न है कस्य रक्षणे अस्माकं रक्षणं भविष्यति, ये आपका जो है तो पाठ का नाम है। आगे देखिए, उपर्युक्त गद्यांशस्य उचितम शीर्षकम लिखत। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, तो इसका हो जाएगा आपका मूर्ख वानर। क्या हो जाएगा, मूर्ख वानर। संस्कृत में गद्यांश प्रश्न दूसरा है, वानरः कस्य अंगरक्षकः आसीत्। सीधे आप यहाँ जाइए, तो यहाँ पे आप देखिए, एकः स्वामी भक्तः वानरः तस्य माने क्या हो जाएगा, नृपस्य। तस्य लेंगे राजा, किसको लोगे, नृप को लेंगे। तो किसका अंगरक्षक था वो, तो वो राजा का था। यहाँ पे नृपस्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख गया नृपस्य। आगे है आपका, मक्षिकान अपसारयितुं वानरः केन प्रहारम अकरोत्। मक्खी को मारने के लिए बंदर ने किससे प्रहार किया। तो हम इसमें देखेंगे किससे प्रहार कर दिया उसने। तो एक मक्षिका तस्य ग्रीवायाम अतिष्ठत्। वानरः मक्षिकान अपसारयितुं खड्गेन। उत्तर क्या हो जाएगा, खड्गेन। तो आप देखिए यहाँ पे खड्गेन लिखा हुआ है। तो अब से जाइए, यहाँ देखिए खड्गेन यानी तलवार से। सुप्तस्य नृपस्य व्यजनं कः करोति स्म। सोए हुए राजा की हवा कौन कर रहा था। सोए हुए राजा को हवा कौन कर रहा था। तो हम यहाँ पे सीधे जाएंगे और पाठ में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सीधे में यहाँ चलते हैं। एकः स्वामी भक्तः वानरः तस्य अंगरक्षकः आसीत्। वानरः मूर्खः आसीत्। एकदा सुप्तस्य नृपस्य, दे दिया यहाँ पर कौन था, सुप्तस्य नृपस्य वानरः व्यजनं करोत्। वानर क्या कर रहा था, हवा धोंक रहा था या पंखा धोंक रहा था। तो यहाँ पे हो जाएगा वानर। कौन हो जाएगा, वानर। कौन धोंक रहा था, वानर धोंक रहा था। मूर्खा कहाँ आसीत्, मूर्खा वानरः आसीत्। बहुत ही सरल है, आप आराम से कर लेंगे। देखिए पाठ में भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार आप संस्कृत जो है बहुत ही अच्छी विषय है, बहुत ही आपको अच्छा मतलब नंबर देने वाली और नंबर दिलाने वाली ये है। आप 30 में से अगर मैं सही कहूँ जो अच्छा पढ़ेगा संस्कृत, तो 28-29 नंबर आप खूब आराम से ला सकता है। और 28-29 नंबर आप दूसरे विषय में नहीं ला पाएंगे। अब आप चैलेंज ले लो, आप अंग्रेजी और हिंदी को छोड़ो, हिंदी में तो आप नहीं ला पाओ कभी भी। आप 30 में 30 नंबर संस्कृत में पा सकते हो, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो। जिसका अच्छा व्याकरण लगा है, रूप लगा है, धातु रूप लगा हुआ है, वो आराम से 30 से 29 नंबर कर लेंगे। लेकिन हिंदी आप कितना पढ़ लो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 25-26 में ही रहोगे, इससे आगे नहीं जा सकते हो। लेकिन संस्कृत में आप कर सकते हो। और थोड़ा सा क्योंकि मनोविज्ञान के क्वेश्चन रहते हैं, तो उसको भी छोड़ करके आप 25-26 तो कर ही लोगे खूब आराम से। तो आप खूब अध्ययन करिए, खूब जम करके अभ्यास करिए सभी लोग, और जिससे आप सफल हो सकें। मैं आपको बता दूं, सफलता की कुंजी है संघर्ष और लगन। आप लगन करके खूब संघर्ष करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आप निश्चित ही सफल होंगे। ये मेरा अनुभव है। मैं आपको बता दूं कि अब जितना अभ्यास करेंगे उतना आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आगे हम चलते हैं 6 नंबर आपके गद्यांश में। अथ निरंतरं वर्धमानेन प्रदूषणेन मानव जातिः विविधैः रोगैः आक्रांता दृश्यते। वैज्ञानिकाः अस्याः प्रदूषणसमस्यायाः समाधाने दिवानिशं
प्रयतन्ते, किन्तु यावत् देशस्य जनता पर्यावरणस्य रक्षणे कृतसङ्कल्पना न भविष्यति तावत् इयं समस्या तथैव स्थास्यति। जनैः सम्यक् ज्ञातव्यं यत् पर्यावरणस्य रक्षणे अस्माकं रक्षणं भविष्यति। एतदर्थं स्थाने स्थाने वृक्षाः रोपणीयाः, वनानां छेदनं रोद्धव्यं, पवनः शुद्धः भवेत् तदर्थं प्रयत्नः करणीयः। उपयुक्त गद्यांशस्य उचितं शीर्षक लिखा। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उत्तर है पर्यावरणम। ठीक है। निरंतरम वर्धमानेन प्रदूषणेन का विविधैः रोगैः आक्रांता दृश्यते। लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण से कौन विविध रोगों से पीड़ित दिखाई देती है? तो उत्तर है मानव जाति। तो के प्रदूषण समस्यायाः समाधाने दिवानिश प्रयतन्ते। कौन प्रदूषण की समस्या के समाधान में दिन रात प्रयत्न करते हैं? तो वैज्ञानिक। आप पाठ में देख लीजिए, आपको दिया हुआ है कस्य रक्षणे अस्माकं रक्षणं भविष्यति। तो किसके रक्षण से हमारा रक्षण होगा? तो पर्यावरणस्य। स्थाने स्थाने रोपणीय कर्तव्य। स्थाने स्थान में किसका रोपण करना चाहिए? वृक्षाः, वृक्षों का। इस प्रकार हमने आज इतना पाठ जो है आपका जो है तो अपठित गद्यांश किया, और हम आगे आपको फिर पुनः एक कोई पाठ कर लाएंगे। तो आप जम के अभ्यास करें, स्वस्थ रहें और अपना अध्ययन करें। और सभी लोग जो है तो फार्म फिलअप कर दें, जा कर के डालाएँ और जम के तैयारी करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।